आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो एक ऐसा नाम है जिसे सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा पहेली या कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरियन माना जाता है। पीटर थील। पीटर थील, पेपैल और पैलेंटियर के को-फाउंडर, फेसबुक के पहले बड़े निवेशक। एक तरफ तो वो अमरता, मतलब हमेशा जिंदा रहने की टेक्नोलॉजी और समंदर में तैरते शहर बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी राजनीति को अपनी मर्जी से बदलने की एक बहुत लंबी, बहुत सोची समझी बाजी खेल रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वे मुख्य रूप से मैक्स चैफ्किन की किताब द कॉन्ट्रेरियन पर आधारित एक बहुत ही गहरे वीडियो विश्लेषण से लिए गए हैं। जी, ये स्रोत थील की पूरी कहानी को मतलब परत दर परत खुलते हैं, उनके बचपन से लेकर आज उनके बेहिसाब प्रभाव तक। हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये शख्स आखिर चाहता क्या है, लोकतंत्र से इन्हें इतनी क्या दिक्कत है और इनका असली मकसद, वो अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है, बड़ी दिलचस्प बात है, एक शतरंज की बिसात से। ये बात है साल 2010 की। पीटर थील की मुलाकात होती है शतरंज के लेजेंड गैरी कास्पारोव से। अब थील खुद भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। नहीं, वो अमेरिका के एक राष्ट्रीय स्तर के चेस मास्टर रह चुके हैं। हाँ, तो कास्पारोव ने थील के बारे में कहा कि उनकी बिजनेस की सफलता का राज उनकी शतरंज की समझ है। मतलब वो हमेशा 10-15 चाल आगे का सोचते हैं। और देखिए, यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। गैरी कास्पारोव जो रूस से हैं, वो आज दुनिया भर में लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। पुतिन के बहुत कड़े आलोचक हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पीटर थील, जिन्हें कई लोग अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। उन्होंने तो ये बात खुलेआम कही भी है। क्या कहा है उन्होंने? 2009 में उन्होंने एक लेख लिखा था। उनके शब्द थे, मुझे अब ये विश्वास नहीं है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ चल सकते हैं। एक मिनट, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उनका मानना है कि अगर आजादी चाहिए तो लोकतंत्र को छोड़ना होगा। उनका तर्क यही है। देखिए, वो एक ऐसी विचारधारा को मानते हैं जिसे लिबर्टेरियन या उदारवादी कहा जाता है। अच्छा। यानी ऐसी व्यवस्था जहां सरकार का दखल न के बराबर हो, टैक्स लगभग जीरो हो और व्यक्ति को पूरी आजादी हो। उनका मानना है कि लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है, और वो बहुमत अक्सर ऐसी नीतियां बनाता है जो उनके जैसी आजादी के खिलाफ होते हैं। एकदम सही। इसलिए उनके लिए इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। और ये सोच आई कहां से, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में। अच्छा, तो उनके शुरुआती साल कैसे थे? 1970 के दशक की बात है। जब पीटर थील बच्चे थे, उनका परिवार नामीबिया में रहता था। उस समय नामीबिया पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका का कब्जा था। ओहो। उनके पिता क्लाउस वहां एक यूरेनियम खदान में इंजीनियर थे, और असल में ये कोई आम खदान नहीं थी। ये दक्षिण अफ्रीका के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का हिस्सा थी। बाप रे। मतलब वो एक ऐसी दुनिया में पले पड़े जहां नस्ल के आधार पर भेदभाव कानूनी तौर पर लागू था। बिल्कुल। और वो उस व्यवस्था के एकदम टॉप पर थे। एक ऐसा सिस्टम जहां कुछ चुनिंदा गोरे लोग राज करते थे और बाकी की बड़ी आबादी के पास कोई अधिकार नहीं थे। तो थील के परिवार को वो सारे फायदे मिलते होंगे? सारे। बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं, कंट्री क्लब की सदस्यता, प्राइवेट स्कूल, वो सब कुछ जो उस सिस्टम में ऊपर होने की वजह से मिलता था। तो आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। ये देखना कि एक छोटा सा समूह, एक एलीट वर्ग पूरी आबादी पर शासन कर रहा है। हाँ, शायद यहीं से उनके मन में ये विचार बैठा कि कुछ लोग शासन करने के लिए ही बने होते हैं। फिर वो अमेरिका वापस आए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से है। वहां का माहौल तो एकदम अलग रहा होगा। राष्ट्रपति रीगन के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होते थे। और थील को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आता था। वो इन प्रदर्शनकारियों से अक्सर भिड़ जाते थे। सूत्रों के मुताबिक उनके कुछ क्लासमेट्स को याद है कि थील ने कम से कम एक बार रंग भेद को आर्थिक रूप से सही ठहराया था। अच्छा। हालांकि थील ने बाद में इस आरोप से हमेशा इनकार किया है। तो यहीं से उन्होंने अपने जैसी सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, वो जिसे बाद में पेपैल माफिया कहा गया। जी हाँ, उसकी नींव यहीं पड़ी थी। उन्होंने द स्टैनफोर्ड रिव्यू नाम का एक रूढ़िवादी छात्र अखबार शुरू किया। ये अखबार कैंपस में जो कुछ भी हो रहा था, चाहे वो मल्टीकल्चरलिज्म हो या फेमिनिज्म, उसकी तीखी आलोचना करता था।
कुछ लेखों में तो यहाँ तक दावा किया गया कि समलैंगिक पुरुष अप्राकृतिक यौन संबंध में लिप्त हैं। बाद में उन्होंने डेविड सैक्स के साथ मिलकर द डाइवर्सिटी मिथ नाम की एक किताब भी लिखी। और उसमें वही सारे एंटी वोक बातें थीं जो हमें आज की राजनीति में सुनाई देती हैं। और ये जो पेपैल माफिया शब्द है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कुछ दोस्तों का ग्रुप नहीं था, ये एक बेहद शक्तिशाली नेटवर्क बन गया। इसी ग्रुप से बाद में लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प और टेस्ला जैसी कंपनियों के फाउंडर और शुरुआती निवेशक निकले। ये सिलिकॉन वैली के इतिहास का शायद सबसे प्रभावशाली नेटवर्क है और इसके गॉडफादर पीटर थील थे। स्टैनफोर्ड के बाद वो सिलिकॉन वैली पहुंचे और पेपैल की शुरुआत की। उनका विजन क्या था? उनका विजन बहुत बड़ा था। सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद एक डिजिटल करेंसी बनाना, एक ऐसा पैसा जिसे कोई सरकार न तो बना सके न कंट्रोल कर सके। लेकिन मैदान में वो अकेले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनका सामना हुआ एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्यमी से, एलन मस्क। उनकी कंपनी भी इसी फील्ड में थी क्या? हाँ, मस्क की एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी X.com। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते थे। अच्छा। शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे, फिर मुकाबला इतना बढ़ गया कि दोनों कंपनियां पैसा डुबा रही थीं। आखिरकार मस्क ने विलय का प्रस्ताव रखा और थील मान गए। लेकिन ये कोई दोस्ती की शुरुआत नहीं थी। दोस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। मस्क सीईओ बने क्योंकि उनके पास ज्यादा शेयर थे, पर थील को उनका काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि मस्क एक लापरवाह और घमंडी इंसान है। और यहीं पर थील की वो स्ट्रैटेजी सामने आती है जो उनकी पहचान है। हाँ, जब मस्क अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए प्लेन में थे, थील ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और एक तख्ता पलट कर दिया। एक मिनट, क्या मतलब मस्क हनीमून पर गए और पीछे से थील ने उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। ये बिल्कुल सच है। जब तक मस्क का प्लेन ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ, वो अपनी ये कंपनी के सीईओ नहीं थे। और यहीं से थील का वो मशहूर कोट आया, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। मुकाबला हारने वालों के लिए है। जी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी पूरी फिलॉसफी है। मतलब वो बाजार में सबसे अच्छी कंपनी नहीं बनाना चाहते, वो बाजार ही बन जाना चाहते हैं, है ना? एकदम सही। उनका लक्ष्य हमेशा मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाना होता है। एक ऐसी स्थिति जहां कोई मुकाबला ना हो और नियम वो खुद तय करें। और पेपैल के साथ उन्होंने यही किया। 2002 में ईबे ने खरीद लिया। हाँ, $1.5 बिलियन में 35 साल की उम्र में पीटर थील के हाथ में लगभग $55 मिलियन थे। वो अब आजाद थे कुछ भी करने के लिए। और फिर 9/11 के हमले हुए। इसने थील के विचारों को कैसे बदला? स्टैनफोर्ड में तो वो सरकारी ताकत के घोर विरोधी थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। स्टैनफोर्ड में जो थील सरकार को शक की नज़र से देखते थे, 9/11 के बाद वही थील कहने लगे कि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अमेरिका को लोकतंत्र के चेक एंड बैलेंस से बाहर जाकर काम करना होगा। मतलब सरकार को ज्यादा ताकत देनी होगी। हाँ, उन्हें लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को और ज्यादा ताकत की जरूरत है, और उन्होंने इसे एक बिजनेस अफसर के रूप में देखा। और यहीं से पैलेंटियर की शुरुआत हुई। हाँ, उन्होंने पैलेंटियर नाम की एक कंपनी शुरू की, और इसका नाम भी बहुत कुछ कहता है ना? ये नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से लिया गया है। पैलेंटियर वो जादुई पत्थर होता है जिससे कहानी का विलेन सौरॉन अपने दुश्मनों पर नजर रखता है और अपने साथियों के साथ साजिशें रचता है। तो ये कंपनी करती क्या है? इसका असल काम क्या है? पैलेंटियर का काम है अलग अलग स्रोतों से आए विशाल डेटा को, जैसे बैंक रिकॉर्ड्स, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ट्रैवल हिस्ट्री, इन सब को एक जगह इकट्ठा करके उनमें से छिपे हुए पैटर्न खोजना, डॉट्स को कनेक्ट करना। बिल्कुल। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA ने इसमें भारी निवेश किया। जब उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया तो अफवाहें उड़ी कि पैलेंटियर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे खोजने के लिए किया गया था। अच्छा। और कंपनी ने इन अफवाहों का न तो खंडन किया न पुष्टि की, जिससे कंपनी की रहस्यमयी छवि और मजबूत हो गई। लेकिन उनके आलोचक तो ये कहेंगे कि पैलेंटियर ने आतंकवाद को रोकने में मदद की है। क्या सोर्सेज में इस पहलू पर कोई बात है? बेशक उनके समर्थक यही तर्क देते हैं, और ये सच हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी ने कुछ मामलों में मदद की हो, लेकिन यहाँ सवाल नैतिकता का है। किस तरह की नैतिकता का? आज पैलेंटियर अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE को प्रवासियों को ट्रैक करने और उन्हें देश से निकालने में मदद करती है। सूत्रों का कहना है कि इजरायली और यूक्रेनी सेनाएं भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं।
तो सवाल ये उठता है कि एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में इतनी ज्यादा निगरानी की ताकत होना कितना सही है, खासकर जब उस कंपनी का फाउंडर लोकतंत्र में यकीन ही न रखता हो। 2009 के उसी लेख में जहां उन्होंने आजादी और लोकतंत्र को असंगत बताया था, उन्होंने ये भी लिखा कि अमेरिका का पतन 1920 के दशक से शुरू हो गया था। 1920 से? क्यों? क्योंकि उसी समय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उनका तर्क था कि महिलाएं और गरीब लोग उनकी पसंदीदा लिबर्टेरियन नीतियों के लिए वोट नहीं करते, इसलिए लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही विवादित बयान है। मीडिया ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? गॉकर नाम का एक मीडिया ब्लॉग था जो सिलिकॉन वैली की हस्तियों पर तीखे और व्यंग्यात्मक लेख लिखने के लिए जाना जाता था। उन्होंने थील के इस लेख का खूब मजाक उड़ाया। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि गॉकर ने थील को निशाना बनाया था। नहीं, 2007 में उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी जिसका शीर्षक था पीटर थील पूरी तरह से गे है। दोस्तों, उन्होंने थील की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सार्वजनिक कर दिया था। और थील ने इसका बदला लेने का फैसला किया? हाँ, लेकिन किसी आम तरीके से नहीं। उन्होंने एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चाल चली। उन्होंने चुपचाप पर्दे के पीछे से एक योजना बनाई। क्या योजना थी? उन्होंने रेसलर हल्क होगन के एक मुकदमे को फंड करने का फैसला किया जो गॉकर के खिलाफ था। गॉकर ने होगन का एक प्राइवेट सेक्स टेप प्रकाशित कर दिया था। थील ने इस केस पर $10 मिलियन खर्च किए, बिना किसी को बताए कि पैसा कहां से आ रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? गॉकर ये केस हार गया। उन पर $140 मिलियन का भारी जुर्माना लगा और कंपनी दिवालिया हो गई। एक पूरी मीडिया कंपनी खत्म हो गई? पूरी तरह खत्म। जब बाद में पता चला कि इसके पीछे थील का हाथ था, तो उन्होंने गर्व से कहा कि ये उनके जीवन का सबसे बड़ा परोपकारी काम था। परोपकारी काम? एक मीडिया कंपनी को बंद करवाना? उनके नजरिए से हाँ, लेकिन दुनिया भर के पत्रकारों के लिए ये एक बहुत डरावना संदेश था। संदेश ये था कि अगर आप पीटर थील जैसे किसी अरबपति के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो वो आपको कानूनी दांवपेच में फंसाकर बर्बाद कर सकता है। इसे पत्रकारिता पर चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसा डर पैदा करना कि लोग सच लिखने से ही डरने लगें। बिल्कुल। तो एक तरफ वो मीडिया को सबक सिखा रहे थे और दूसरी तरफ उनका असली निशाना तो अमेरिकी राजनीति थी। उन्होंने वहां क्या करना शुरू किया? बिल्कुल, मीडिया को कंट्रोल करना तो बस एक हिस्सा था। उनका बड़ा लक्ष्य था अमेरिकी सरकार को अपनी सोच के हिसाब से बदलना। पहले उन्होंने रॉन पॉल जैसे कुछ लिबर्टेरियन उम्मीदवारों को फंड किया, लेकिन वो कभी जीते नहीं। फिर आया 2016 का चुनाव। हाँ, और थील ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को $1.25 मिलियन दिए। ये हैरान करने वाला था, क्योंकि उस समय तो पूरी सिलिकॉन वैली ट्रंप के खिलाफ थी। सब खिलाफ थे, लेकिन थील ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप के समर्थन में भाषण भी दिया। और जब ट्रंप जीत गए तो थील उनकी ट्रांजिशन टीम का हिस्सा बन गए। हाँ, उनका काम था सरकार की अलग-अलग एजेंसियों में ऐसे लोगों को नियुक्त करवाना जो नियमों को खत्म करें और सरकार के आकार को छोटा करें। तो क्या वो अपनी योजना में सफल हुए? पहली बार में पूरी तरह नहीं। ट्रंप ने उनकी दी हुई लिस्ट में से कुछ ही लोगों को चुना। ऐसा लगा कि थील का प्रभाव उतना नहीं है जितना वो चाहते थे, लेकिन थील हमेशा लंबा खेल खेलते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ट्रंप के दूसरे अभियान को सीधे तौर पर फंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक और स्मार्ट निवेश किया। उन्होंने अपना पैसा लगाया जेडी वैंस के प्राइमरी अभियान पर। कितना? पूरे $15 मिलियन। जेडी वैंस, जो आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। वही जेडी वैंस। वैंस पहले थील की एक वेंचर कैपिटल फर्म में काम कर चुके थे और थील को अपना गुरु मानते हैं। थील ने एक ऐसे शख्स पर दाव लगाया जो उनकी विचारधारा को समझता है। और आज वो व्हाइट हाउस में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। एकदम। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे टेक दिग्गज उनके समर्थन में आ गए, लेकिन थील इस बार पर्दे के पीछे ही रहे। उनका काम हो चुका था। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आज की तारीख में थील का प्रभाव कितना है और उनका अंतिम लक्ष्य क्या नजर आता है? आज ट्रंप प्रशासन थील के एक बहुत पुराने विचार को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। वो विचार है फ्रीडम सिटीज का। फ्रीडम सिटीज, ये क्या है? ये ऐसे शहर होंगे जिन्हें अमेरिका के अंदर ही बनाया जाएगा, लेकिन उन पर संघीय कानून लागू नहीं होंगे। यहाँ टैक्स बहुत कम होंगे
और कॉरपोरेशंस बिना किसी सरकारी रोक टोक के काम कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। ये तो वही लिबर्टेरियन यूटोपिया है जिसका वो सपना देखते थे, जिसे पहले वो समंदर में या मंगल पर बनाना चाहते थे। बिल्कुल। अब उसे कहीं और बनाने की जरूरत नहीं है, उसे अमेरिका के अंदर ही बनाया जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि सरकारी मंजूरी के बिना हर तरह के प्रयोग करना भी है, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होंडुरस में प्रॉस्पेरा नाम की एक ऐसी जगह पहले से मौजूद है, जिसे बनाने में थील ने मदद की थी। थील ने 2012 में एक बात कही थी, मुझे टेक्नोलॉजी इसलिए पसंद है क्योंकि जब ये अनियंत्रित होती है तो आप दूसरों की मंजूरी के बिना दुनिया बदल सकते हैं। और यही बात हमें उस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब कुछ बेहद अमीर और शक्तिशाली लोग लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और नियमों से बाहर जाकर दुनिया को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं, तो हम बाकी लोगों के लिए, यानी पूरे समाज के लिए, इसका क्या मतलब होता है?